समाज की बात करते हैं तो अगर हम विश्व का कोई भी समाज ले लेते हैं तो विश्व के हर समाज में हमें कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो अब हम लोगों को इन सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करनी है बेटा। जब हम इन सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो दो सामान्य विशेषताएं हैं जो दुनिया के हर समाज में देखने को मिलती हैं, जो वैश्विक स्तर पर देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता जो सबसे जरूरी विशेषता है उसे हम लोग कहते हैं स्तरीकरण, और दूसरी विशेषता बदलाव। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि आज हम लोगों को स्तरीकरण और बदलाव के बारे में भी बात करनी है। स्तरीकरण और बदलाव दो ऐसी चीजें हैं जो हमें दुनिया के हर समाज में देखने को मिल जाती हैं। तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्तरीकरण की। जब हम लोग स्तरीकरण की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, स्तरीकरण आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये यहां पर इस क्षेत्र की जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या में जितने भी लोग होंगे उन सारे के सारे लोगों को समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बाकियों के मुकाबले समाज में अधिक सम्मान होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बाकियों के मुकाबले समाज में कम सम्मान होगा। यानी कि जो समाज है वह समाज हर एक व्यक्ति को एक ही स्तर पर नहीं रखता है। समाज में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पर रहते हैं और इसी विशेषता को हम लोग सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो ये समाज में रहने वाले लोग हैं। अब समाज सबको एक जैसा सम्मान नहीं देता है, सबको समान दृष्टि से नहीं देखता है। कुछ लोग हैं जिनका सम्मान समाज में अधिक होगा, कुछ लोग हैं जिनका सम्मान समाज में कम होगा। तो समाज क्या करता है, समाज भी अपने अंदर स्तर बना देता है कि कुछ लोग सामाजिक स्तर पर ऊपर होते हैं, कुछ लोग सामाजिक स्तर पर नीचे होते हैं। और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग स्तरीकरण बुलाते हैं। जब हम लोग स्तरीकरण की बात करते हैं तो बात को ध्यान से समझिएगा। स्तरीकरण की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी समाज वैसे तो एकजुट दिखता है,
यानी कि ऐसा लगता है कि समाज के सभी लोग एकजुट होके रह रहे हैं, लेकिन समाज में आंतरिक वर्ग बने होते हैं। दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि समाज एकजुट होकर रह रहा है, लेकिन समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर नहीं रहता है। हर एक समाज में कुछ आंतरिक वर्ग बने होते हैं और इन्हीं आंतरिक वर्गों को हम लोग सामाजिक स्तर कहते हैं। यानी कि समाज दूर से देखने में एक ही लगता है, लेकिन असल में जो समाज है वो भी अंदर से बटा हुआ होता है। और इस समाज में जो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, इन्हीं अलग अलग वर्गों को हम लोग क्या बुलाते हैं? इन्हीं अलग अलग वर्गों को हम लोग सामाजिक स्तर बुलाते हैं। अब सामाजिक स्तर जब बनते हैं तो इनका विकास दो तरीके से हो सकता है। एक क्षैतिज वर्ग स्तरीकरण हो सकता है और एक लंबवत वर्गीकरण स्तरीकरण हो सकता है। तो एक क्षैतिज स्तरीकरण होता है, एक लंबवत स्तरीकरण होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्षैतिज स्तरीकरण में क्या होता है? समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित होता है, लेकिन ये जो वर्ग होते हैं, इनमें से किसी भी वर्ग को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता है। वर्ग तो बने होते हैं, लेकिन वर्गों का जो स्तर है वो स्तर समान रहता है। लेकिन लंबवत स्तरीकरण में क्या होता है? जो भी समाज में वर्ग बने होते हैं, वो वर्ग एक रैंक के हिसाब से होते हैं, एक स्तर के हिसाब से होते हैं। कुछ वर्गों को ऊपर माना जाता है, कुछ वर्गों को नीचे माना जाता है। जैसे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि क्षैतिज स्तरीकरण का प्रमुख उदाहरण धर्म है। एक समाज में अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, लेकिन अब यहां पर वर्ग तो अलग अलग हैं, लेकिन कोई स्तर नहीं बने हुए हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म से ज्यादा अच्छा है। सभी धर्मों का स्तर समाज में बराबर है। तो जब वर्ग बनते हैं लेकिन वर्गों का कोई स्तर नहीं होता है, तो ऐसे ही जो भी हमारा स्तरीकरण होता है उसे हम लोग क्षैतिज स्तरीकरण कहते हैं। लेकिन लंबवत में क्या होता है? जो वर्ग बनते हैं उनका स्तर, उनका सम्मान भी अलग अलग होता है। इसी में सबसे प्रमुख उदाहरण आप लोग जानते हैं, जातिवाद आ जाएगा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं। अब यहां पर वर्ग भी बने हुए हैं और वर्गों के साथ साथ यहां पर एक स्तर भी बना हुआ है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं और सबसे नीचे शूद्र होते हैं। तो वर्ग हमें हरेक समाज में देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर हमें वर्ग देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वर्गों में स्तर हो भी सकते हैं और स्तर नहीं भी हो सकते हैं। रैंकिंग हो भी सकती है और रैंकिंग नहीं भी हो सकती है। अगर रैंकिंग नहीं है तो सभी वर्गों को समान माना जाता है। इसी स्तरीकरण को हम लोग क्षैतिज स्तरीकरण कहते हैं।
लेकिन अगर रैंकिंग है कि किसी को ऊपर माना जा रहा है और किसी को नीचे माना जा रहा है, तो इस तरीके के स्तरीकरण को हम लोग लंबवत स्तरीकरण कहते हैं। तो वर्ग सारे समाजों में होंगे। अगर ये समाज है तो वर्ग सारे समाजों में होते हैं, बटे हुए सारे समाज होते हैं आंतरिक तौर पे। लेकिन मान लीजिए यहां के वर्ग हैं ए बी सी डी, अगर इन वर्गों में हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वर्ग ऊपर है और कौन सा वर्ग नीचे है, तो इस तरीके के स्तरीकरण को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं? क्षैतिज स्तरीकरण बुलाते हैं। क्षैतिज स्तरीकरण किन के आधार पर किया जा सकता है? धर्म के आधार पर किया जा सकता है, भाषा के आधार पर किया जा सकता है, क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है। इन सब चीजों के आधार पर क्षैतिज स्तरीकरण किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ सिख हो सकते हैं, कुछ क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है समाज में। लेकिन हम ये वाली बात नहीं बता सकते कि ये वाला धर्म ज्यादा ऊपर है और ये वाला धर्म नीचे है। कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, कुछ मैथिली बोलते होंगे, कुछ भोजपुरी बोलते होंगे, सबकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी भाषा ऊपर है, कौन सी भाषा नीचे है। कोई इलाहाबाद से हो सकता है, कोई प्रतापगढ़ से हो सकता है, कोई बनारस से हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्षेत्र वाला ऊपर है और कौन सा क्षेत्र वाला नीचे है, लेकिन वर्ग बने हुए हैं। लेकिन अब अगर यहीं पर एक रैंकिंग आ जाए कि भाई ए सबसे ऊपर है और एच सबसे नीचे, तो इस प्रकार के स्तरीकरण को हम लोग क्या बुलाते हैं? लंबवत स्तरीकरण बुलाते हैं। जब हम लंबवत स्तरीकरण के बारे में बात करते हैं तो इस स्तरीकरण का सबसे प्रमुख उदाहरण होता है लिंग। दुनिया में लंबवत स्तरीकरण सबसे अधिक लिंग के आधार पर होता है। दुनिया के 99% क्षेत्रों में हमें कैसा समाज देखने को मिलता है? पुरुष प्रधान समाज। हर ही जगह लगभग किसी ना किसी कारण की वजह से पुरुष को किससे ऊपर माना जाता है? स्त्री से ऊपर माना जाता है। इसका भी कारण है, ये कहां से शुरू हुआ था, बट उन कहानियों में हमें नहीं जाना है। कहानी तो है उसकी भी। लिंग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लंबवत स्तरीकरण देखने को मिलता है, वो है धन। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि अमीरों को हमेशा समाज में अधिक सम्मान मिलता है, गरीबों को उतना सम्मान नहीं मिलता है। भारत में, सिर्फ भारत में हम लोगों को जाति भी देखने को मिलती है, जो किसका आधार बन जाता है? लंबवत स्तरीकरण का आधार बन जाता है। ये दोनों चीजें तो पूरे के पूरे विश्व में देखने को मिलती है। जाति प्रथा हमें भारत में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यह समझना है कि स्तरीकरण क्या होता है, कि हर एक समाज में बेटा क्या बने होते हैं? हर एक समाज में आंतरिक वर्ग बने होते हैं। इन वर्गों का समान सम्मान भी हो सकता है, इन वर्गों का असमान सम्मान भी हो सकता है।
अगर समान सम्मान है तो क्षैतिज, और अगर असमान सम्मान है तो लंबवत। अब क्षैतिज स्तरीकरण से समाज में कोई बुराइयां नहीं आती हैं, समाज में कोई, जिसे कहते हैं, मुद्दे नहीं आते हैं। लेकिन जब लंबवत स्तरीकरण होता है तो इसी लंबवत स्तरीकरण की वजह से हम लोगों को सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। सामाजिक असमानता किस प्रकार? अगर भारत में ही जाति का उदाहरण ले लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी जाति प्रथा है उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं और नीचे की ओर शूद्र रहते हैं। अगर हम एक छोटे से डेटा के ऊपर ध्यान दें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिला के भारत की कुल आबादी का, थोड़ा बहुत ज्यादा और कम है, लेकिन यहां पर भारत की कुल आबादी का 22 से 23% आता है। और अगर हम लोग शूद्रों को देखते हैं तो ये भारत की कुल आबादी का लगभग 55% आता है। और वैसे एक बात और बता देता हूं, अभी हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। एक पांचवा वर्ण भी होता है, आप लोग जानते होंगे शायद, दलित कहते हैं उन्हें। मैं दलित को भी ना इन्हीं के साथ ले रहा हूं अभी के लिए, सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए। ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं जिनकी लगभग 23% आबादी है, इनके पास भारत का लगभग 52% धन है। और ये जो शूद्र और दलित हैं जिनकी लगभग 55% आबादी है, इनके पास भारत का सिर्फ 18% धन है। तो यहां पर देखिए, आबादी कम है, धन अधिक है, आबादी अधिक है, धन कम है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस लंबवत स्तरीकरण की वजह से हुआ, क्योंकि समाज के ऊपर सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका रहा है? ब्राह्मण और क्षत्रियों का रहा है। इसीलिए जो संसाधन है वो संसाधन भी सबसे अधिक किसके पास है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास है। हर एक समाज के पास कुछ संसाधन होते हैं, जिस संसाधन में जमीन आ जाती है इत्यादि। तो जो भी समाज के ऊपर स्तर वाले समूह होते हैं वो हमेशा उन संसाधनों के ऊपर ज्यादा, जिसे कहते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, ज्यादा उनके ऊपर अपनी, जिसे कहते हैं, पर प्रभुत्व दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस कारणवश ज्यादातर संसाधन किसके पास चले जाते हैं? ज्यादातर संसाधन जो ऊपर के स्तर के वर्ग हैं उनके पास चले जाते हैं, जबकि जो निचले स्तर के वर्ग होते हैं उनके पास ये संसाधन नहीं आ पाते। और इसी कारणवश दोनों के दोनों वर्गों के बीच में क्या आ जाता है? दोनों के दोनों वर्गों के बीच में एक आर्थिक असमानता आ जाती है।
तो जहां जहां पर भी हम लोगों को लंबवत स्तरीकरण देखने को मिलता है, इस लंबवत स्तरीकरण के कारण हम लोगों को समाज में एक आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, और इसी आर्थिक असमानता के कारण हमें समाज में गरीबी भी देखने को मिलती है, अमीरी भी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा आमदनी का फर्क देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इन लोगों की जो जिंदगी है ये बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की रहती है, जबकि इन लोगों की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा उच्च स्तर की रहती है। जैसे अगर मैं आपको यूपी और बिहार इन दोनों राज्यों के बारे में बताऊं, तो अगर हम ब्राह्मण और क्षत्रिय को देख लेते हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास मिला के, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डेटा बता रहा है, यहां की लगभग 82% भूमि है। यानी कि 82% भूमि दो सबसे बड़े कृषि राज्यों की सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास है। अब देखिए, जो संसाधनों का बंटवारा है, उस संसाधनों के बंटवारे में कितना ज्यादा फर्क है। तो हमेशा जो संसाधन है वो संसाधन किसके पास जाते हैं? वो संसाधन ऊपर के स्तरों के पास जाते हैं, और जो नीचे के स्तर हैं उनके पास संसाधन ना आने के कारण उनमें ज्यादातर गरीबी ही दिखाई देती है। अभी हम लोग आगे पॉवर्टी यानी कि निर्धनता के बारे में बात करेंगे। निर्धनता का भी सबसे बड़ा कारण यही है, और यहीं से आप लोग एक बात समझ सकते हैं, शायद समझ भी गए होंगे, यहीं से हम किसको सपोर्ट कर सकते हैं? यहीं से हम रिजर्वेशन या फिर आरक्षण को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था, क्लास की शुरुआत में ही बोला था, आपके खुद के पर्सनल ओपिनियंस आरक्षण के बारे में कुछ भी हो, आप यूपीएससी के पेपर में कभी आरक्षण की बुराई नहीं करेंगे, गलती से भी मत करते। आपने सीधा सीधा अगर ऐसा किया है, तो अब तो आप में से कई लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली है, आपने किसके ऊपर उंगली उठा दी है? भारतीय संविधान के ऊपर उंगली उठा दी है। गलती से भी यूपीएससी में भारतीय संविधान के ऊपर उंगली मत उठाना। सरकार के ऊपर आप उंगली उठा सकते हो, आप सरकार की बुराई कर सकते हो, लेकिन आप संविधान की बुराई नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ आरक्षण तो ठीक है, लेकिन आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बेटा आर्थिक आधार भी वैसा ही है जैसा जाति प्रथा है। शूद्रों और दलितों के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। मैं कहता हूं 1%, 2%, 10% दलितों के पास और शूद्रों के पास भी अगर पैसा है, तो उस आधार पर हम पूरे के पूरे आरक्षण को नहीं बदल सकते। तो यहां पर हम लोगों को दो चीजें समझनी है। सबसे पहले यह समझना है कि स्तरीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का स्तरीकरण होता है। यह समझना है कि अगर क्षैतिज स्तरीकरण होता है तो कोई सामाजिक मुद्दे नहीं आते हैं। यह स्तरीकरण हमें दुनिया की हर समाज में देखने को मिल जाता है। मुद्दे तब आते हैं जब कौन सा स्तरीकरण होता है? लंबवत स्तरीकरण होता है। लंबवत स्तरीकरण में क्या होता है? जो निचले वर्ग होते हैं समाज के, उन निचले वर्गों को जो सामाजिक संसाधन होते हैं, उन सामाजिक संसाधनों में पूर्ण रूप से अपना हिस्सा नहीं मिल पाता है। और क्योंकि इनको संसाधनों में पूर्ण रूप से अपना हिस्सा नहीं मिल पाता है, इस वजह से क्या हो जाता है? इस वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति अधिकतर खराब ही रहती है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपनी आरामदायक जिंदगी व्यतीत करते हैं, और जो निचले स्तर के लोग हैं वो
अपनी कठोर जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब कोई भी सरकार, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनके यहां गरीबी रहे। अब ध्यान से समझना। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का मुख्य कारण लंबवत स्तरीकरण है। इसीलिए चाहे भारत हो या दुनिया का और भी कोई देश हो, हर देश में जो कानून बनाए जाते हैं, जो संविधान बनाया जाता है, वो कानून और वो संविधान हमेशा किसको खत्म करने की कोशिश करता है? जो लंबवत स्तरीकरण है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे समाज में जातिवाद है, लेकिन कानून में या संविधान में कोई जातिवाद नहीं है। सरकार इस तरीके की पॉलिसीज बनाती है, इस तरीके की चीजें लाने की कोशिश करती है, जिससे समाज के जो निचले वर्ग हैं, उन निचले वर्गों का भी क्या किया जा सके? उत्थान किया जा सके। क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत किसको है? निचले वर्ग को है। तभी तो हम लोग हमेशा कहते हैं, ध्यान से सोचिएगा, इस चीज को प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा जब भी बजट आता है या कोई भी सरकारी पॉलिसी आती है, तो हम यही कहते हैं ना, देखो सरकार जो है वो तो हमेशा निचले वर्ग का ध्यान रखती है। जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बीच में हमेशा कौन पिस जाता है? जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो पिस जाता है। इनका ध्यान तो सरकार ने रख लिया, इनके पास अरबों खरबों रुपया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसे पड़ता है? मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों को, मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन सामाजिक तौर पर सरकार हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखेगी? इन्हीं का रखेगी। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम वास्तविक तौर पे देखें, तो हमारे इंडिया का जो टैक्सेशन स्लैब है, जिस तरीके से हमें कर देना होता है, वही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम धन के हिसाब से देखें, तो जिन लोगों की आमदनी कम होती है उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता है, और जिन लोगों की आमदनी अधिक होती है उन्हें सरकार को सबसे अधिक कर देना पड़ता है। क्योंकि सरकार यहां से कर लेके और उसे कहां पर ले जाने की कोशिश करती है या किसकी भलाई करने की कोशिश करती है? ये जो निम्न वर्ग है इनको या इनकी भलाई करने की कोशिश करती है। तो आपको ये तो समझना ही है कि लंबवत स्तरीकरण क्या होता है। आपको ये भी समझना है कि ये जो लंबवत स्तरीकरण है, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे समाज के कुछ वर्ग हमेशा पिछड़े हुए रह जाते हैं। सरकार नहीं चाहती है कि समाज में कोई वर्ग पिछड़ा हुआ हो, क्योंकि इससे देश के विकास के ऊपर फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार हमेशा किसका उत्थान करने की कोशिश करती है? ये जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, इन्हीं का उत्थान करने की कोशिश करती है। इसीलिए देखिए, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज आएंगी, वो सारी की सारी पॉलिसीज किसके लिए आएंगी? महिलाओं के लिए आएंगी, गरीबों के लिए आएंगी, या फिर जो नीची जाति वाले लोग हैं उनके लिए आएंगी, क्योंकि इन्हीं तीनों का उत्थान करना सबसे अधिक जरूरी है। तो ये कहानी है, जो कहानी स्तरीकरण के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। आगे भी जब हम लोग सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करेंगे और सरकारी पॉलिसीज के बारे में भी बात करेंगे, तब बार बार इसी का जो डिस्कशन है, इसी की जो चर्चा है, वो आती रहेगी। तो हेडिंग डालिए, सामाजिक स्तरीकरण। इसमें लिखिए, हालांकि परिभाषा के अनुसार, हालांकि परिभाषा के अनुसार
समाज को एकजुट समूह माना गया है। समाज को एकजुट समूह माना गया है। और किसी भी बाहर वाले को और किसी भी बाहर वाले को समाज में हमेशा समानता, समाज में हमेशा समानता और एकता ही देखने को मिलती है। और एकता ही देखने को मिलती है। लेकिन वास्तविकता में लेकिन वास्तविकता में विश्व का हरेक समाज, विश्व का हरेक समाज छोटे वर्गों में विभाजित होता है। छोटे वर्गों में विभाजित होता है। और इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। विराम। यह स्तरीकरण दो प्रकार का हो सकता है। यह स्तरीकरण दो प्रकार का हो सकता है। विश्व के हरेक समाज में, विश्व के हरेक समाज में कुछ ऐसे मापदंड हैं, कुछ ऐसे मापदंड हैं जिन मापदंडों के आधार पर, जिन मापदंडों के आधार पर हालांकि समाज विभाजित है, हालांकि समाज विभाजित है, लेकिन इन विभाजनों को, लेकिन इन विभाजनों को समाज द्वारा समान दृष्टि से देखा जाता है। समाज द्वारा समान दृष्टि से देखा जाता है। और हरेक विभाजन को, और हरेक विभाजन को समाज में समान सम्मान मिलता है। समाज में समान सम्मान मिलता है। जैसे भारत के किसी बड़े शहर में ही, जैसे भारत के किसी बड़े शहर में ही एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं,
और अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हो सकते हैं, और अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हो सकते हैं। लेकिन फिर भी समाज में इन्हें समान दृष्टि से देखा जाता है। समाज में इन्हें समान दृष्टि से देखा जाता है। विराम। इस प्रकार के स्तरीकरण को क्षैतिज स्तरीकरण कहते हैं। क्षैतिज स्तरीकरण कहते हैं। विराम। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी व्यवस्था समाज के लिए लाभदायक होती है। समाज के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपना सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपना सकता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों के आदान प्रदान के कारण ही ज्ञान में वृद्धि संभव है। विराम। अगला पैराग्राफ। लेकिन अगर समाज में मौजूद विभाजनों को अलग अलग स्तरों में लगा दिया जाए, जिसके कारणवश ऊपरी स्तरों को अधिक सम्मान मिले, तो इस व्यवस्था को लंबवत स्तरीकरण कहा जाता है। विराम। विश्व में इस स्तरीकरण के प्रमुख मापदंड
लिंग व धन है, लिंग व धन है। विराम। लगभग विश्व के हर एक समाज में, लगभग विश्व के हर एक समाज में पुरुषों को बेहतर माना जाता है, पुरुषों को बेहतर माना जाता है। इसी प्रकार, इसी प्रकार धनवान का सम्मान अधिक होता है, धनवान का सम्मान अधिक होता है। मेरा भारत में, भारत में जातिवाद भी, भारत में जातिवाद भी लंबवत स्तरीकरण का, लंबवत स्तरीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है, एक प्रमुख उदाहरण है। मेरा विशेषज्ञों के अनुसार, अगला पैराग्राफ कर दीजिएगा। विशेषज्ञों के अनुसार लंबवत स्तरीकरण, लंबवत स्तरीकरण किसी भी समाज के लिए हानिकारक होता है। लंबवत स्तरीकरण किसी भी समाज के लिए हानिकारक होता है। इस स्तरीकरण के कारण, इस स्तरीकरण के कारण समाज के निचले वर्गों का, समाज के निचले वर्गों का सामाजिक संसाधनों में, सामाजिक संसाधनों में हिस्सा कम हो जाता है, हिस्सा कम हो जाता है। क्योंकि ऊपर के वर्ग, क्योंकि ऊपर के वर्ग अधिकतर संसाधनों पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, अधिकतर संसाधनों पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। जैसे भारत में ही, जैसे भारत में ही अधिकांश भूमि, अधिकांश भूमि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पास है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पास है। मेरा इसी असमानता के चलते, इसी असमानता के चलते समाज के निचले वर्गों में, समाज के निचले वर्गों में निर्धनता देखने को मिलती है, निर्धनता देखने को मिलती है।
और इसलिए यह कहा जा सकता है, और इसलिए यह कहा जा सकता है कि लंबवत स्तरीकरण किसी भी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति पर सीधा प्रभाव डालता है, सीधा प्रभाव डालता है। विराम। अनेक विशेषज्ञों का यह मानना है, अनेक विशेषज्ञों का यह मानना है कि निर्धनता, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पॉवर्टी, एक सामाजिक अभिशाप है, एक सामाजिक अभिशाप है। इसलिए बेटा जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना, तो हम लोग भी पॉवर्टी पढ़ेंगे, और आप लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी में भी आप पॉवर्टी पढ़ेंगे, दोनों में पॉवर्टी पढ़ी जाती है। सोसाइटी में भी पॉवर्टी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में भी पॉवर्टी पढ़ते हैं। विराम। लेकिन यह निर्धनता किसी भी क्षेत्र में समावेशी विकास जानते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, समाज के सभी स्तरों का विकास, समावेशी विकास को रोकती है, और इसी कारणवश विश्व की सभी सरकारें निम्न स्तरों के उत्थान के बारे में सोचती हैं, निम्न स्तरों के उत्थान के बारे में सोचती हैं, और अधिकतर योजनाएं महिलाओं, गरीबों और निचली जाति वालों के लिए बनाती है, Unacademy. Let's crack it.